तो आइए बच्चों, हम लोग सैयद वंश की ये दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट 4 है, पार्ट 6 है, इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, पार्ट 6 की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है सैयद वंश। क्या पढ़ना है? पहले सैयद वंश। सैयद वंश में आपको सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि आपको याद रखना है कि शासक का नाम, जो यूपीपीसीएस में भी पूछा था, एक लाइन से शासक का नाम सजाने के लिए देता है जो बच्चों को याद नहीं रहता। पहला शासक कौन है? खिज्र का। दूसरा कौन है? मुबारक शाह। तीसरा कौन है? महमूद शाह। चौथा कौन है? आलम शाह। इसका टाइम पीरियड क्या है सैयद वंश का? 1414 से 1491 तक। फिर 51 से 56, ये 1526 तक लोधी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे कराते हैं हम शासक का? मुंह में मुंह आ, मुंह में मुंह आ, मुंह। खिज्र खां तो याद रहता ही है, संस्थापक है। तैमूर लंका क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव है। और ये मुबारक, मुंह से मुबारक शाह, मुंह से महमूद शाह, आलम आ से आलम शाह, मुबारक शाह, महमूद शाह, आलम शाह। ठीक है। दूसरा बात आपको याद रखना है कि जो सैयद वंश के जो लोग थे, अपने आप को ये लोग पैगंबर का वंशज मानते थे। यहाँ से भी सवाल आएगा, कौन लोग अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे? तो सैयद। ठीक है, याद है सैयद हमारा दोस्त भी था, वो भी अपने आप को पैगंबर का वंशज मानता था। आपसे ऐसे कभी सवाल पूछे, भारत का पहला सिया वंश कौन है? जैसे पहला अफगानी वंश लोधी वंश है, पहला सिया वंश सैयद वंश है। अब आते हैं खिज्र खां के ऊपर। खिज्र खां से ऊपर जितना भी पॉइंट है उसको एक साथ लपेटने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, यह सैयद वंश का संस्थापक था। बिल्कुल, खिज्र खां कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। ये भी बात पॉइंट समझ में आ गया। तैमूर ने जब भारत से लौटा तो उस समय खिज्र खां लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तो तैमूर लंग जो है खिज्र खां को कहाँ कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि तैमूर का भीषण नरसंहार के बारे में किसने बताया? बदायूं ने। कि जो तैमूर लंग जो है बहुत भीषण नरसंहार किया, इसके बारे में कौन बताया? तो बदायूं ने बताया। कैसे याद रखेंगे? तो बदायूं बद्दुआ दिया। बदायूं क्या दिया? बद्दुआ दिया। ठीक है, तो ये वाला बात याद हो गया। फिर उसके बाद याद रखना है इसने ये, ठीक है, भीषण नरसंहार के बारे में तब बदायूं बताया हुआ है। और तैमूर लंग के बारे आक्रमण के बारे में आपको शमशेद सिराज अफीक भी बताया हुआ है, ये भी याद रखेंगे। इसने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। जो तैमूर खिज्र खां है, दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। दिल्ली पर अधिकार करने हेतु खिज्र खां को किससे लड़ना पड़ा? अगर ये सवाल आ जाए कि दिल्ली पर अधिकार करने हेतु खिज्र खां को किससे लड़ना पड़ा, तो इसी दौलत खान से लड़ना पड़ा था। ठीक है, खिज्र खां स्वयं को पैगंबर का वंशज साहब मानता है। बिल्कुल सही है, सारे सही शासक मानते थे। अब खिज्र खां का पोजीशन उतना बढ़िया नहीं था, इसलिए क्या करता था कि वो राजस्व वसूलने के लिए प्रतिवर्ष सैन्य अभियान करता था। मतलब सैन्य अभियान के तहत ये खौफ पैदा करता, तब इसको राजस्व मिलता। और आपको याद रखे, सिक्के पे ये तुगलक शासकों का नाम भी लिखवाता था। कौन? खिज्र खां। तो ये सब काम करना पड़ता था खिज्र खां को। खिज्र खां द्वारा किया गया सैन्य अभियान का उद्देश्य क्या था? तो विद्रोह पर नियंत्रण रखना, या सल्तनत सत्ता मजबूत करना, या राज विस्तार करना। राज विस्तार करना नहीं था, क्योंकि ये कमजोरी था, प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। एक तो विद्रोह पर नियंत्रण करना और दूसरा सल्तनत सत्ता मजबूत करना। आपको बताया था इसके सैन्य अभियान का उद्देश्य वही था कि इसको राजस्व प्रतिवर्ष मिल सके। खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन वो स्वयं को तैमूरिया का राज्यपाल मानता था, इसलिए वो सुल्तान की उपाधि कभी नहीं लिया खिज्र खां। हाँ, खिज्र खान के बाद जो आएगा लोग वो सुल्तान की उपाधि लेगा। तो खिज्र खान किसकी उपाधि लिया था? रैयत आला की उपाधि लिया था, और न ही अपने नाम का ये सिक्का जारी किया था। ये भी बात याद रखेंगे खिज्र खां के बारे में। और क्या याद रखना है खिज्र खां के बारे में? खिज्र खां ने इक्ताओं को सूबों में, सिखों को जिलों में, इक्ताओं को सूबा में, सिखों को जिलों में विभाजित किया था। इस विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? उसका मेन काम यही है, राजस्व वसूली और विद्रोही प्रवृत्ति पे अंकुश लगाना। ऐसा विभाजन का उसके सैन्य अभियान का मेन कारण क्या है? एक तो विद्रोही जो लोग हैं, क्योंकि दौलत खान को पराजित करके आया था, उस पर अंकुश लगाना। दूसरा राजस्व वसूलना। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया।
खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। ये नियमित रूप से किसको कर भेजता था? शाहरुख को। ठीक है ना, खिज्र खां का जो ये तैमूर का जो बेटा था शाहरुख, उसको कर भेजता था नियमित रूप से, ये भी याद रखेंगे। फरिश्ता इसकी मृत्यु पे बहुत बोलता है, फरिश्ता इसकी मृत्यु पे बोलता है कि खिज्र खां का मृत्यु हो गया तो फरिश्ता का इस पर बहुत प्रसिद्ध कथन है कि वहाँ के लोग दुखी होकर काला कपड़ा इसकी मृत्यु पे काला कपड़ा पहने। ये वाला लाइन कौन बोलता है? तो फरिश्ता खिज्र खां की मृत्यु पे बोलता है, फरिश्ता इसको माना। ऐसे याद रखेंगे। खिज्र खां के बाद कौन आ गया? तो खिज्र खां के बाद ये मुबारक शाह गया। मुब में आ, मुबारक शाह, फिर ये महमूद शाह, मुब में मुँह। ठीक है, मुबारक शाह बनेगा। मुबारक शाह क्या करता है कि खिज्र खां आपको बताता है कि ना ही सुल्तान की उपाधि धारण किया था, लेकिन उसका जो पुत्र है मुबारक शाह, उसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। तो पूछेगा वह सैयद वंश का शासक पहला कौन है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया? तो मुबारक शाह ही था। और साथ ही अपने नाम का शाही उपाधि भी लिया, शाह की भी उपाधि लिया था। यहाँ से जो भी शासक आएगा सब में शाह शाह लगने लगेगा। और अपने नाम का एक खुतबा भी पढ़ा एकदम उल्टा, और सिक्कों का नाम भी खुदवाया। कौन? मुबारक शाह। अब यहाँ से एक और सवाल पूछता है, जो मुबारक शाह है तो इसी के दरबार में बीबीए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ये पूछता है कि अहमद सर हिंदी अहमद सर हिंदी ने एक बुक लिखा तारीख़ मुबारक शाही। ये वही बुक है जिसमें फिरोज शाह के नहरों का विस्तृत विवरण भी मिलता है। तो अहमद सर हिंदी का जो बुक है तारीख़ मुबारक शाही, इसमें किसका वर्णन करता है? तो इसमें ये सॉरी किसका वर्णन करता है? तो यही मुबारक शाह के। अमर संसदी में तारीख़ मुबारक शाही में ये मुबारक शाह का वर्णन करता है। और ये भी पूछा जाता है अहमद सर हिंदी किसके दरबार में था? तो बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि अहमद सर हिंदी सिकंदर लोदी के दरबार में था। नहीं, सिकंदर लोदी नहीं, खिज्र खां के दरबार में था। ठीक है, अहमद सर हिंदी से सिकंदर नहीं, अहमद सर हिंदी मुबारक शाह के दरबार में था। ठीक है, इतना बात याद हो गया। फिर से उसके बाद कभी पूछे मुबारकबाद नगर का स्थापना किसने किया? तो मुबारकबाद नगर का स्थापना ये जो है इसने किया, मुबारक शाह नहीं किया। FST को नहीं मार देना। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर वो सब स्थापना किया था, लेकिन ये नहीं। फिर उसके बाद इसने भटिंडा और दोआब के क्षेत्र में जो भी हिंदू विद्रोह किए उसका सफलतापूर्वक दमन भी किया। तो ये भी है इसके बारे में एक अचीवमेंट, उपलब्धि। फिर आपको याद रखना है यहाँ पे एक प्रसिद्ध तिलपत का युद्ध हुआ था। क्या होता? तिलपत का युद्ध लड़ा गया। पूछा जाता है तिलपत का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो अब एक शासक और आएगा, ये मुबारक शाह के बाद एक आता है महमूद शाह, वो, और इसका साथ देता है कौन इसमें? बहलोल लोदी। अफगान शासक था, अभी वो बाहर था, बहलोल लोदी इसका साथ देता है। तो ये दोनों आपस में मिल जाता है। महमूद शाह कौन है? तीसरा नंबर का सैयद वंश का शासक है, तीसरा नंबर का सैयद वंश का शासक है। उसके मालवा शासक जो महमूद खिलजी है, महमूद शाह और महमूद खिलजी, मालवा शासक महमूद खिलजी के बीच में होता है। जिसमें जो बहलोल लोदी है इस तीसरा नंबर के सैयद शासक को क्या करता है? सपोर्ट कर देता है महमूद शाह को। इसका विजय हो जाता है। इस चक्कर में ये हार जाता है और तिलपत का युद्ध समाप्त होता है। आपको ये भी याद रखना है कि महमूद शाह इसका साथ देने के कारण इससे क्या होता है? प्रभावित होता है। अब बहलोल लोदी को पुत्र कह के पुकारता है और एक उपाधि देता है खाना की उपाधि देता है। लेकिन यही बहलोल लोदी चालाक बन जाता है और इसको क्या करता है? अपना फील्डिंग सेट करके और पहला लोदी वंश का शासक बनता है आगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि तिलपत के युद्ध में महमूद शाह के साथ कौन दिया था? बहलोल लोदी। इसके बदले इसको खाना की उपाधि दिया था। तिलपत का युद्ध महमूद शाह और मालवा शासक मोहम्मद खिलजी के बीच में लड़ा गया था। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि जो मुबारक शाह है, यही मुबारक शाह दूसरा नंबर वाला लोदी शासक, सैयद शासक, इसका हत्या इसका एक वजीर ही कर देता है, मलिक सरवर इसका वजीर है मुबारक शाह का। तो मलिक सरवर उसका हत्या वही कर देता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका हत्या वजीर के द्वारा ही कर दिया जाता है। इसने शहर कौन बसाया था? मुबारकबाद। तो मुबारक को तुम्हारा हत्या तुम्हारा वजीर ही कर दिया। तो ऐसे याद रखेंगे। अंतिम जो है सैयद शासक कौन है? अंतिम सैयद शासक अगर पूछे तो कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। तो कैसे याद कराते हैं?
में मुँह आह। इसके बारे में पढ़े, इसके बारे में देखी था तिलपत का युद्ध। आ से अब अलाउद्दीन आलम शाह, ये अंतिम सैयद शासक है, ठीक है। इसके बारे में याद रखें कि इसका भी वजीर कौन था, हमीद खां था। कौन था, हमीद खां। हमीद खां, हमीद खां था, ठीक है। हमीद खां था। हमीद खां क्या करता है, हमीद खां क्या करता है, कैसे याद कराए थे, इसका वजीर कौन था, हमीद खां। ये हमीद खां था। हमीद खां के बारे में हम वैसे याद कराए थे कि हमीद हमदर्द ना बन सका, अलाउद्दीन शाह का, आलम शाह का तो बददुआ गया। मतलब कि आपको बताते कहानी क्या है, स्ट्रिक तभी समझ में आएगा। उसका जो वजीर था हमीद खां, उससे क्या आता है, अलाउद्दीन आलम शाह को क्या होता है, मतभेद हो जाता है, जिस कारण वो दिल्ली छोड़ के अब जो शासक है बदायूं चला जाता है और वहीं पर उसका मृत्यु हो जाता है। फिर हमीद खां क्या करता है, ये बकलोल लोदी उसको आमंत्रित करता है, क्योंकि बकलोल लोदी पहले ही से पैठ बना चुका था, किसके साथ, मुबारक शाह के साथ, महमूद शाह के साथ आमंत्रण किया। फिर उसके बाद क्या किया, अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोल लोदी को दिल्ली का राज पूर्णतः सौंप दिया। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आएगा कि अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर का नाम क्या था, हमीद खां। कैसे याद रखेंगे, तो हमीद हमदर्द ना बन सका तो बदायूं गया, और जब बात नहीं बना तो कहाँ चला गया था, बदायूं चला गया था। कौन, अलाउद्दीन आलम शाह। तीसरा नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा कि बहलोल लोदी को कौन भारत में आमंत्रित किया था, तो हमीद खां, ये वजीर था। चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा किसने अपना साम्राज्य को स्वेच्छा से छोड़ दिया था, तो यही अलाउद्दीन आलम शाह। क्या करेगा बेचारा, वजीर ही इसका साथ नहीं दिया तो स्वेच्छा से छोड़ के ये बदायूं चला गया था, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार लोधी वंश की स्थापना बिना संघर्ष के स्थापित हो गया। अगर ये पॉइंट दिया जाए बिल्कुल सही, बिना संघर्ष की स्थापना हो गया, स्वेच्छा से चला गया बेचारा, एकदम अपना ही आदमी धोखा दिया। तो अब यहाँ पे है दिल्ली सल्तनत के किस दिल्ली सल्तनत के 2 शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। एक तो ऐबक ने नहीं किया था, एक खिज्र खान ने नहीं किया था, ठीक है। बाकी सब ने किया था सुल्तान की उपाधि धारण। बहलोल लोदी के बारे में फैक्ट, अब बहलोल लोदी यहाँ से आता है, ठीक है। बहलोल लोदी आता है, इसके बारे में फैक्ट। बहलोल लोदी कौन है, बहलोल लोदी को सुल्तान मोहम्मद द्वारा सुल्तान के उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया। महमूद शाह जो था, महमूद नहीं, किसके द्वारा, अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा में किया गया, हाँ। दूसरा है लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी के सहायता से, लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी के सहायता से मालवा शासक को किसने हराया। अब देखो यहाँ पे यही पॉइंट पूछना चाह रहा है तिलपत के युद्ध के बारे में। कौन से युद्ध के बारे में, तिलपत का युद्ध, तिलपत के युद्ध के बारे में पूछना चाह रहा है। तो तिलपत के युद्ध में बहलोल लोदी किसके साथ था, महमूद शाह के साथ था। और किसको हराया था ये दोनों मिलके, तो महमूद खिलजी को हराया था, जो मालवा शासक था, ठीक है। ये तिलपत के युद्ध का कहानी पूछ रहा है, ये वाला कहानी जो आपको बताएं। अब आते हैं यहाँ पे, बहलोल लोदी अफगानी सरदारों को खुश करने की नीति अपनाया। ये पॉइंट सही है कि गलत, तो बिल्कुल सही है। बहलोल लोदी एकदम सिंपल मैन था, समानता पे आधारित बात करता था, अपने दास और अमीरों को समानता का बात करता था, ठीक है। नीचे ज़मीन पर बैठता था, ये सब बात सही है। तो अफगानी सरदार, क्योंकि अफगान था तो इसको मन था कि अफगानी सरदार हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अफगान लोगों को भर्ती करे, यही काम था बहलोल लोदी का। उसका अपना आदमी रहेगा, क्योंकि ये बाहर से आया था ना, तो अपने आदमी को भारत में खुश करना चाहता था। बहलोल लोदी ने सैयद अफनान से समाना में दिल्ली की गद्दी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आप यहाँ पे देखो, ये लोदी क्या है, लोदी वंश पहला अफगानी शासक है। तो सैयद अफान इनके गुरु थे, उससे समाना में दिल्ली की गद्दी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने बड़ बुजुर्ग का पूरा इज्जत करेगा सबको। बहलोल ने अफगान नेताओं को आमंत्रित किया था, बहलोल ने अफगान नेताओं को रोहे कूच से दिल्ली आमंत्रित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी सवाल पूछा जाता है किसने दिल्ली में अफगानों को आमंत्रित किया था, तो बहलोल लोदी।
ये अफ़गान था ना, तो इसका अफ़गान नेताओं को रोहित कूद से दिल्ली आमंत्रित किया था। यूजीसी में दोनों बात पूछा हुआ है, एक तो सईद अफनान से आशीर्वाद प्राप्त किया और रोहित कूद से दिल्ली में अफ़गानों को आमंत्रित किया, ये भी बात सही है। फिर उसके बाद याद रखेंगे बहलोल लोदी के बारे में, दिल्ली प्रशासन करने वाला पहला अफ़गानी वंश पूछे तो लोदी वंश, पहला अफ़गानी शासक पूछे तो बहलोल लोदी। अब उसके बाद बहलोल लोदी के ऊपर क्या है कि किस अफ़गानी शाखा से था, साहू खेल। किस अफ़गानी शाखा से था ये पूछेगा तो साहू खेल। लेकिन किस अफ़गानी कबीला से था तो गिलजई। तो साहू खेल गिलजई अफ़गानी कबीला, साहू खेल गिलजई अफ़गानी कबीला। उसके बाद भारत में और देखते हैं कि अफ़गान वंश का संस्थापक यानी कि बहलोल लोदी को और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपसे कभी पूछे कि अफ़गानों को भारत में आमंत्रित कौन किया था, लोदी किया था। लोदी में भी कौन, बहलोल लोदी। वो भी कहाँ से किया था, रोहित कुल से। रोहित कुल से दिल्ली में बुलाया था, याद है ये कहानी। बहलोल लोदी को बिना संघर्ष के ही सत्ता प्राप्त हो गई था, बिल्कुल। और उसको आमंत्रित कौन किया था, हमीद खां आमंत्रित किया था। इसको उपाधि कौन मिला था, इसका उपाधि मिला था खाने खाना। ये उपाधि कौन दिया था, ये उपाधि दिया था तुमको दूसरा नंबर वाला महमूद, सॉरी तीसरा नंबर वाला शासक महमूद शाह, मुबारक शाह नहीं, महमूद शाह। ठीक है, महमूद शाह दिया था खाने खाना। इस अपने जीवन में पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो सरहिंद का राज्यपाल था, जहाँ का सिकंदर लोदी भी था राज्यपाल। यह लोदी वंश का संस्थापक था। दिल्ली के सुल्तानों के समय सर्वाधिक समय तक शासन किया, सबसे लंबा समय यही बहलोल किया। फिर इसके बारे में बोला जाता है, राजद का सिद्धांत बंधुत्व और समानता पर आधारित है। इसके समय भाईचारा और समानता पर आधारित था। इसके समय यह कभी उच्च सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि यह कालीन पर ही बैठता था। इसके चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे, यह अफगानी परंपरा थी। इसने भलोल नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित किया, जो टंका के मूल्य के 1/3 था। यह अकबर के समय तक चलता रहा। इसने एक फेमस सिक्का चलाया था, वो भी किसी का, बलूल सिक्का, जो चांदी का था सिक्का, जो टंका के मूल्य का 1/3 था। कितना था, टंका के मूल्य का 1/3 था। बहलोल के बारे में एक बार बोला जाता है, पूछा जाता है एक सवाल कि बहलोल अपने सरदारों को क्या बोल के बुलाता था, तो मसंद ए अली, मसंद ए अली, मसंद ए अली। बहलोल अपने सरदारों को क्या बुलाता था, मसंद ए अली, मसंद ए अली। ये भी पूछ सकता है क्यों अपने सरदारों को मसंद ए अली बुलाता था, तब बहलोल। बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह तुर्की को पराजित किया, दिल्ली में मिलाया, लेकिन सिकंदर लोदी ने ये नहीं, यहाँ पे देखो सिकंदर लोदी ने नहीं। अब यहाँ पे यूजीसी नेट का सवाल पूछा हुआ है। अच्छा, दरअसल क्या होता है कि बहलोल लोदी का भी जौनपुर के शासक से पंगा होता है, ठीक है, और सिकंदर लोदी का भी। तो बहलोल लोदी का जौनपुर के शासक से जब पंगा होता है, हुसैन शाह महमूद शाह हुसैन शाह तुर्की दोनों से पंगा होता है, तो ठीक है, उस समय एक सेकेंड, ये थोड़ा अस्पष्ट है ये वाला पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट पे हम लोग आते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। बहलोल लोदी कहाँ का सूबेदार था, तो जहाँ का सिकंदर था, सरहिंद। बहलोल लोदी का मृत्यु हुआ कहाँ पे, मिलावली, ठीक है। इसका मकबरा बनाया था कौन, सिकंदर लोदी, इसका बेटा। और सिकंदर लोदी का मकबरा बनाएगा कौन, इब्राहिम लोदी। सब एक दूसरे का मकबरा बनाता है। बहलोल लोदी का भी बना हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे बहलोल लोदी का कुछ और बात। बहलोल लोदी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो ग्वालियर के राजा मानसिंह के विरुद्ध। लेकिन मानसिंह से क्या करता है, हार जाता है, ठीक है। और मानसिंह से क्या होता है, हार जाता है। और जौनपुर से भी पंगा हुआ था, तो जौनपुर को बहलोल लोदी हरा दिया था। एक ही इसका विजय यही है कि जौनपुर को हराया था। जौनपुर में हुसैन शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह दोनों को हरा के जौनपुर में पे दिल्ली का भाग बनाया था। आगे हम पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे सवाल है, अहमद यादगार की पुस्तक तारीख़ सलातिन अफ़गानी। एक तो पहली बात, ये किसकी पुस्तक है, तारीख़ सलातिन अफ़गानी, तो अहमद यादगार की पुस्तक है। अफ़गानी कैसे याद करा थे हम लोग, अफ़गानी से यादगार। बहलोल लोदी के किस सैन्य अभियान की जानकारी मिलती है, तो जौनपुर की। मतलब
ये जो अमर यादगार की पुस्तक है तारीख़ सलातिन अफ़गानी, इससे बलौल लोदी की जौनपुर की जो सबसे प्रमुख विजय यही मानी जाती है वही है। इसमें क्या किया था कि महमूद शाह से तो संधि कर दिया बलौल लोदी जब पहला संघर्ष हुआ। दूसरा संघर्ष जब हुआ ना हुसैन शाह से हुआ यहाँ पे, तो हुसैन शाह को पराजित करके दिल्ली को अपने अंदर में लिया और वहाँ जौनपुर का राज्यपाल इसका बेटा था बहलोल लोदी का, बरबक, क्या नाम है, बरबक शाह, बरबक शाह ऐसे ही कुछ करके इसके बेटा का नाम है, उसको क्या किया वहाँ पे राज्यपाल बना दिया। ये जौनपुर का कहानी ख़त्म। मेनली बहलोल लोदी दो ही लड़ाई किया था, एक तो ग्वालियर वाला मानसिंह के समय, और ये मानसिंह फिर ग्वालियर इसके सिकंदर लोदी के समय भी आएगा, एक अहमद यादगार, फिर उसके बाद जौनपुर वाला। अब आते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में याद रखना है, पहला पॉइंट, पहला पूछेगा एकमात्र सुल्तान जिसने खुश्म से अपना हिस्सा नहीं लिया। खुश्म क्या था, युद्ध का माल, तो युद्ध के माल से सब हिस्सा ले रहा था, किसने नहीं लिया, तो सिकंदर लोदी। कैसे याद रखेंगे, नाम ही सिकंदर है तो क्यों लेगा युद्ध में लूट के माल का हिस्सा, ऐसे ट्रिक से याद किया। इसका वजीर कौन था, मियाँ भूबा, इसका वजीर कौन था, मियाँ भूबा। ये वही मियाँ भूबा है जो सिकंदर लोदी के समय मोट मस्जिद का निर्माण किया था। फिर उसके बाद याद रखना है, अगर पूछा जाए किस सुल्तान ने अन्न पर यानी खाद्यान्न पे जो टैक्स को समाप्त किया था, तो सिकंदर लोदी। खुम्स का माल भी नहीं लिया, अन्न पर कर समाप्त किया। इसने कृषि के विकास के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किया, जो प्रामाणिक नाप था। ये 32 इंच या 11 अंगुल के बराबर था। फिर ये एक खराब काम किया था सिकंदर लोदी कि महिला का मज़ार पे रोक किया, तजिया पे रोक किया, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया। फिर ये अच्छा काम किया, ये फारसी भाषाओं में कविताओं को लिखता था, लेकिन वो अपने नाम से कभी कविताएं नहीं लिखता था, याद रखिए, वो अपने नाम से नहीं लिखता था। उसकी कविताएं लिखने के लिए गुलरुखी अपना उपनाम रखा था। क्या रखा था, गुलरुखी, तो गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। सिकंदर ने अपने राज्य को ग्वालियर से दिल्ली तक फैलाने का प्रयास किया था। कहाँ से कहाँ तक, ग्वालियर से दिल्ली तक। दिल्ली में तो खुद था, ग्वालियर में से कर्ण पंकज का मानसिंह से होता है, लेकिन मानसिंह से क्या होता है, ये हार जाता है। फिर है सिकंदर लोदी के बारे में लिखा गया है यहाँ पे पॉइंट कि वह एक हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में एक नज़र से देखता था, और जिस भी धर्म में उसे कोई अच्छा नहीं लगता था बात, उसको क्या करता था, प्रतिबंध लगाता था। ठीक है, कट्टर था लेकिन दोनों को एक जगह देखता था। मुहर्रम तजिया निकालना बंद करवाया, नगर कोट ज्वालामुखी मंदिर पे आक्रमण किया था, ज्वालामुखी मैया के पास। फिर उसके बाद याद रखना है कि 1504 या 3 के आसपास सिकंदर लोदी ने आगरा का स्थापना किया। कब, 1504 या 3 के आसपास। फिर आगरा को क्या किया था वो, 1506 में राजपूत पर नियंत्रण के लिए आगरा को राजधानी बनाया था 1506 में। फिर ये पूछा जाता कबीर किसका समकालीन था, तो सिकंदर लोदी का। कैसे याद कराए थे, तो दोनों पढ़ा लिखा है, कबीर भी सिकंदर, ये भी सिकंदर, इसके लास्ट में भी रहा, इसके लास्ट में भी रहा, तो इसे याद करवाते हैं। फिर उसके बाद याद रखना है सिकंदर लोदी ने लिखा फारसी भाषा में। सिकंदर लोदी क्या किया, एक तो गुल्लुकी नाम से अपना कविताएं लिखता था फारसी भाषा में, उसने फारसी भाषा में फिर क्या किया, बहुत सारा और भी किताब की रचना किया है। फरंगे सिकंदरी, अब लजत्ते सिकंदरी, और गुरुमुखी दही, और तिब्बते सिकंदरी। अभी कौन पुस्तक क्या चीज़ से संबंधित है ये भी याद रखना है। फरंगे सिकंदरी जो है ना, ये आयुर्वेद से है। ठीक है, इसका अनुवाद किया था मियाँ भूबा। मियाँ भूबा इसके समय वजीर भी था, मोट मस्जिद भी बनवाया, अनुवाद किया कौन, मियाँ भूबा। एक चीज़ याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे, तो आयुर्वेद लोगे तो फरहाते रहोगे, आयुर्वेद लोगे तो फरहाते रहोगे। लजत्ते सिकंदरी आपको याद रखना, पूछा जाता है कि संगीत पर लिखा गया सबसे प्राचीन फारसी ग्रंथ कौन है, तो यही लजत्ते सिकंदरी, संगीत पर लिखा गया हुआ है। सिकंदर लोदी ने शहनाई संगीत पर प्रतिबंध नहीं लगाया क्योंकि ये सबसे अच्छी लगती थी। एक बात ये भी पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी किसके समय संगीत चरमोत्कर्ष पे था, तो सिकंदर लोदी या फिर लोदी वंश के समय। लजत्ते सिकंदरी किसके ऊपर बुक है, तो लजत्ते सिकंदरी संगीत के ऊपर पुस्तक है फारसी में। तिब्बते सिकंदरी भी लिखा है जो कि औषधि के ऊपर है, और गुल्लुकी नाम से पोइट्री तो लिखा ही, यहाँ से बहुत सवाल आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार लजत्ते सिकंदरी के बारे में पूछा है कि क्या चीज़ से संबंधित ग्रंथ है, तो म्यूजिक से। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग
कि सिकंदर लोदी का सियासत पर बैठने से पहले और बाद में अपने किन प्रतिनिधियों से सामना करना पड़ा, प्रतिद्वंदियों से। तो सबसे ज़्यादा सिकंदर लोदी का जो कष्ट हुआ वो उसका एक बड़ा भाई था बरबाकशाह, उससे हुआ। ये बरबाकशाह कौन है? ये बहलोल लोदी का बेटा है, जिसको जौनपुर का राज्यपाल बनाया था बहलोल लोदी, वही बरबाकशाह है। सबसे ज़्यादा पंगा इसका बड़े भाई से ही होता है। कन्नौज के पास इसका युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में बरबाकशाह को हरा देता है। फिर भी सिकंदर लोदी क्या किया, हार गया, लेकिन फिर भी उसको जौनपुर का राज्यपाल रहने दिया, मारा नहीं। फिर उसके बाद इसका आजम हुमायूं और इसराता लोदी, इसाखा लोदी, इससे भी पंगा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे हुआ था बरबाकशाह, आजम हुमायूं और इसाखा लोदी से। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना इब्राहिम लोदी के बारे में पॉइंट सब। इब्राहिम लोदी के बारे में याद रखना है कि ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, इसके समय दो प्रमुख युद्ध हुआ, दो प्रमुख युद्ध हुआ, जौनपुर वाला युद्ध नहीं, दो प्रमुख युद्ध हुआ, एक 1517 में, एक 1518 में। दो प्रमुख युद्ध क्या हुआ, इसने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को पराजित किया। एक तो ग्वालियर में हुआ, मानसी का किसके समय हुआ था, सिकंदर लोदी के समय। ग्वालियर में मानसिंह का पंगा किससे किससे हुआ, एक तो सिकंदर लोदी के समय, एक बहलोल लोदी के समय। लेकिन यहाँ पे जो है विक्रमजीत से पंगा ग्वालियर में किससे होता है, 1517 में, जस्ट खतौली की युद्ध से एक साल पहले इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम जीत ऐसे याद कराए थे, सिकंदर, बकलूल, मान सम्मान। फिर उसके एक साल बाद क्या करता है, खतौली का युद्ध होता है। इसका कारण क्या है, मालवा पर यह अधिकार करना चाहता था, खानवा का युद्ध नहीं, खतौली है, याद रखें, बच्चा कन्फ्यूजन होता है इससे। खतौली के युद्ध में क्या किया, राणा संगा से हुआ था। उसी युद्ध में राणा संगा की क्या हुई, विजय हो गई। अब जब ये विजय हुआ तो राणा संगा क्या किया, एक इस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ स्थापित किया। कहाँ पे, चित्तौड़ में। कहाँ पे, चित्तौड़ में राणा संगा विजय हुआ। तो इसके काल में दो ही युद्ध हुआ, एक तो 1517 में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को हराया, लेकिन 1518 में खतौली के युद्ध में एक स्वयं हार गया। उसके बाद इब्राहिम लोदी के बारे में और क्या बात याद रखना है कि इब्राहिम लोदी है, इसका चाचा का नाम था आलम खां, जो पंजाब के चाचा थे आलम खां, और पंजाब का शासक था जो दौलत सांगा, और एक राणा संगा थे। इस सब मिल के क्या किया था, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, इन सब मिलकर क्या किया था, इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। क्या किया, बाबर को आमंत्रित किया। ठीक है ना। फिर इब्राहिम लोदी के समय दो विद्रोह होता है, एक तो जौनपुर और अवध में करता है दरिया खां, और पंजाब में दौलत खां। जौनपुर में बर्बाकशाह था उस समय, लेकिन वो मर गया था, तो दरिया खां और दौलत खां, इन सभी का विरोध होता है इब्राहिम लोदी के समय। तो ये सवाल भी पूछे, बना लोगे। फिर अगर ये सवाल पूछे, बाबर ने 21 अप्रैल 1556 को पहला पानीपत युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी सेना बहुत छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी तोप और तुगलकमा पद्धति के कारण जीत हो गई। दिल्ली सल्तनत का कौन सा अफगानी वंश था, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगानी शासक बहलोल लोदी। फिर से उसके बाद है दिल्ली सल्तनत का वो एकमात्र शासक जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। ये युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, और ये जब मारा गया था इसका मकबरा बना हुआ है पानीपत में, क्योंकि पानीपत में ही मारा गया था। ठीक है। उसके बाद याद रखना कि बिहार में किस अफगान सरदार ने खुद को सुल्तान मोहम्मद के नाम से स्वतंत्र घोषित किया, तब बहादुर खां, बहादुर खां या बहार खां, बिहार में बहादुरी वाला काम किया और खुद को सुल्तान मोहम्मद के नाम से स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है। अब यहाँ पे और है मलिक कुर्बान या काला पहाड़, इसको बोलते थे काला पहाड़, ये किसका सेनापति था, तो बरबाकशाह का। ये वही है बरबाकशाह जो बहलोल लोदी का बेटा है, सिकंदर लोदी का खास प्रतिद्वंदी है, और इसको क्या किया गया था, जौनपुर का राज्यपाल था, तो इसी का सेनापति है। किस क्षेत्र का अधिकार करने हेतु राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था। किस क्षेत्र पर अधिकार करने हेतु, तो मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने हेतु, माल के कारण दोनों में लड़ाई हो गया।
दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो स्वयं कवि था और गुल्लुकी नाम से कविता लिखता था, सिकंदर लोधी। किस सल्तनत के सुल्तान ने घोषणा किया था कि युद्ध में राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? ये भी बीपीएससी एसओ का सवाल है। युद्ध में टीआरडी का सवाल, युद्ध में राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। इब्राहिम लोदी यही बोला था कि युद्ध में राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण ये युद्ध में ही क्या हुआ, टपक गया। कौन सल्तनत कालीन सिक्का मुगल कालीन सिक्का मुगल काल तक चला? बहलोल सिक्का। ये चांदी के टंका के 1/3 मूल्य के बराबर था। दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब आते हैं फिर यहाँ पे जो छूट गया हुआ उसको करते हैं। हु एक्सप्लेनेड हाउ लोकल चैप्टियन प्रोटेक्टेड देमसेल्फ? ये एनसीईआरटी का सवाल है। कैसे जो लोकल चैप्टियन है अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे? इब्न बतूता एक्सप्लेनेड हाउ लोकल चैप्टियन प्रोटेक्टेड देमसेल्फ। कैसे करते थे? तो इसे ट्रिक्स याद रखो। एक बात बताओ, कैसे लोकल चैप्टियन अपने आप को प्रोटेक्टेड करते थे? तो एक बात कौन बता रहा है? इब्न बतूता। पहाड़ी इलाका में किला बनाकर करते थे और बांस के झुमरट्टों में रहते थे। एक तो किला बना के करते हैं और बांस का प्रयोग करते हैं। किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने आप को पुरुष होने का भ्रम किया? तो रजिया नहीं, पुरुष जैसा होने का भ्रम करवाया रुद्रमा देवी। किसने? रुद्रमा देवी, याद रखें। टिड्डा तो कश्मीर वाली है, रुद्रमा देवी। इल्तुतमिश अधिकांशतः गुलामों को ही उच्च राजनीतिक पद पर बैठने के लिए महत्व देता था, ना कि सूबेदारों को। मतलब गुलाम को ही अधिक महत्व दिया इल्तुतमिश, क्योंकि खुद गुलाम था, सूबेदार को नहीं। गुलाम को सैनिक सेवा हेतु खरीदता था, ठीक है, और उन्हें राज्य के प्रमुख पदों पर भी नियुक्त करता था। तो क्या इल्तुतमिश गुलाम का इज्जत करता था? तो बोलना हाँ। तीसरा पॉइंट, फिर सवाल, खिलजी और तुगलक शासक बंदगा यानी कि गुलाम का प्रयोग करते रहे और साथ ही उस पर आश्रित भी थे। निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पद पर बैठाया, जैसे एमबीटी। जैसे कि यहाँ पे सभी एमबीटी के दरबार में थे अजीज खुमार शराब बनाने वाला, फिरोज हमजाए नाई, मनका तबाक बावर्ची और लद्दा और पीरा माड़ी। ये एनसीईआरटी का है भाई, इसको याद रखना, इस सब का नाम याद रखेगा तो। फिरोज हमजाए, मनका तबाक, लद्दा पीरा, मनका तबाक, फिरोज हमजा, अजीज कुमार। भारत में पहला दोहरी गुंबद शासक वाला मकबरा किसका है? तो सिकंदर का है। किस सूफीसंत ने भारत को धरती का स्वर्ग बोला था? स्वर्ग बोला अमीर खुसरो, खुश रहो। हुमायूं की अमीर अखबार की उपाधि किसको दिया? ख्वाजा अमीर को। अब यहाँ पे बलबन वंश से संबंधित प्रमुख फैक्ट, बलबन द्वारा दिया गया सजा। ठीक है, बलबन से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्टर्स को पढ़ते हैं। बलबन ने बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक को जनसाधारण के सामने पीटा, कोरा से पीटा, और अवध का जो इकतबार था हैबत खां को, उसको दास को सताने के अपराध में 500 कोरा लगाया। तो इस दोनों को कोरा लगाया, हैबत खां को और बकबक को, बदायूं और अवध को। इधर हो क्या, बंगाल के अभियान में जब असफल हो गया तो वो अपने 2 अमीर मलिक तर्गी और अमीन खान, इसको मृत्युदंड दिया। ठीक है, एक को जहर दिया था शेर खान को, ठीक है, जो उसका चचेरा भाई था, जिसका ख्याति बढ़ रहा था। तो दासों के कारण किसको किसको कोरा से पिटवाया था? तो मलिक बकबक को और हैबत खां को, बदायूं अवध। और असफल हो गया बंगाल अभियान तो उसमें किसके मृत्यु दंड दिया? अमीन खां और मलिक तर्गी। तो ये नाम सब याद रहना चाहिए बॉक्स में, हैबत खां बकबक, मलिक तर्गी और अमीन खां। बोलोगा नहीं ना? अब यहाँ पे देखो, मंगोल समस्या का समाधान बलबन कैसे किया? तो बलबन ने मंगोल समस्या का समाधान हेतु उत्तर पश्चिमी सीमा पे 18,000 सैनिकों का 2 सुरक्षा पंक्ति बनाया।
ये काम बलबन का ही था। एक लाहौर मुल्तान द्वीपालपुर में, एक शमाना भटिंडा में। कहाँ कहाँ बनाया है? दो पंक्ति कहाँ कहाँ लगाया? लाहौर मुल्तान द्वीपालपुर में और शमाना भटिंडा में। ठीक है। 1285 में तमर के नेतृत्व में भयानक मंगोल आक्रमण हुआ, जिसमें शहजादा मोहम्मद मारा। तो तमर मारा, तमर शहजादा मोहम्मद को मारा, अपनी जान गंवानी पड़ी और उसे शहीद आजम उपाधि दिया। किसको? शहजादा मोहम्मद को। तथा बलबन अपना सिंध प्रदेश खोना पड़ा। तो देखो इस जो तमर का आक्रमण है क्या क्या किया। एक तो इसके बेटा को मार दिया शहजादा मोहम्मद को, और दूसरा उसको सिंध प्रदेश खोना पड़ा। फिर बलबन क्या करता है? राजपूत विद्रोह का समस्या को कैसे करता है? तो मेवाती के समस्या समाधान के जंगल का सफाई करता है, 4 किला बनाता है। काम के लिए जलाली, भोजपुर, पटियाली। काम के लिए जलाली, भोजपुर, पटियाली। बंगाल विद्रोह का समाधान कैसे करता है? बंगाल विद्रोह का तो 1280 में तुगरिल खान विद्रोह कर देता है इसके सामने। जो तुगरिल खान है मुक्सुद्दीन की उपाधि धारण करता है, अपने नाम का सिक्का चलवाए, खुतबा पढ़वाए, ये सब काम किया। इसको ये कई आदमी को भेजता है। एक तो अवध के गवर्नर को अमीन खान को भेजा, असफल, इसको मार डालो। मलिक तर्क को भेजा, असफल, मार दो। फिर लास्ट में स्वयं बलबन और बुगरा खां दोनों जाता है, तो फाइनली इसका क्या करता है? तुगरिल खान का फील्डिंग सेट करता है। अब भाई यहाँ पे आते हैं, बलबन अपना सिक्का पर कौन सी उपाधि अंकित कराया था? बीपीएससी टीआरडी का सवाल है। नासिर आमिर उल मोमिन, नासिर आमिर उल मोमिन, नासिर आमिर उल मोमिन। लेकिन ये उपाधि एमबीटी भी लिया था। ऐबक ने कितना जीतल मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था कितना जीतल मूल्य पे? 1 लाख जीतल मूल्य पे गजनी से। ऐबक ने कहाँ से अपना शासन का संचालन किया? लाहौर से। मरा भी ये लाहौर में, इसका कब्र भी कहाँ है? लाहौर में। अब ये बीपीएससी ये भी बहुत पूछता है किसका कब्र कहाँ पे है, किसका कब्र कहाँ पे है। एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा होल्ड पे रखते हैं ये वाला को। ठीक है। संस्कृत का अच्छा ज्ञाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को? नहीं। ऑप्शन में देगा अमीर खुसरो पहले नहीं, अल-बरूनी को। अमीर खुसरो ने आशिका किसके आदेश पे लिखा? अलाउद्दीन खिलजी? नहीं, खिजर खां के आदेश पे, बेटा के आदेश पे। सबसे पहला मदरसा बनाया किसने? इल्तुतमिश ने बनाया था, मदरसा ए मुइज्ज, मोहम्मद बिन गोरी शाम की याद में। ठीक है। अब ये थोड़ा पीछे छूट गया था बच्चों, सिकंदर लोदी का साम्राज्य विस्तार, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या कहानी है। गुजरात का महमूद बेगरा और मेवाड़ का राणा सांगा, ये दोनों समकालीन है किसके? मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी के। लेकिन इससे कुछ पंगा नहीं हो पाता है। फाइनली मेवाड़ के राणा सांगा से पंगा होगा किसको? इब्राहिम लोदी को। जौनपुर की कहानी आते हैं। जौनपुर की कहानी में क्या हुआ कि इसके समय जौनपुर में विद्रोह हो गया सिकंदर लोदी के समय। महमूद शाह उस समय मर गया था, जिसे संधि हुआ था इसके बाप का, बहलोल लोदी का। अब है हुसैन शाह जौनपुर में। हुसैन शाह है। हुसैन शाह को तो पराजित करके बिहार भेज दिया था, लेकिन ये हुसैन शाह क्या था? बिहार में ही था अभी। ये हुसैन शाह कहाँ है? बिहार में। और ये चाह रहा है कि हम जौनपुर में क्या करें? विद्रोह कर दे, उस पर कब्जा कर ले सिकंदर लोदी के समय। तो जौनपुर पर अपना अधिकार करना चाहा, लेकिन सिकंदर लोदी इसको बिहार में ही पराजित कर दिया। एक तो जौनपुर तो पहले से ही था दिल्ली सल्तनत के बाद। बिहार का जो कहलगांव नाम का एक जगह है, कहलगांव, वहाँ पे भी सिकंदर लोदी का कब्जा हो गया। ये कहानी याद है भाई? अब तो हुसैन शाह को हरा के, एक तो जौनपुर तो था ही पहले से इसके पास, अब जो बाप दिया था, अब बिहार पे भी अधिकार हो गया। उसके बाद लेकिन लेकिन फिर ग्वालियर के बाद याद रखो, ग्वालियर का जब मानसिंह क्या किया? पराजित किया नहीं, पराजित हो गया। मानसिंह से ये पराजित हो गया था सिकंदर लोदी। तो ग्वालियर पे भी हुआ, लेकिन 2 जगह इसको संधि करना पड़ा। अलाउद्दीन हुसैन शाह से बंगाल में संधि किया, और धौलपुर शासक विनायक देव से। इतना इम्पोर्टेंट ये संधि मिला नहीं, बाकी ये सब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये फरिश्ता का कथन है, जब खिज्र खां मर जाता है तो इसके शासनकाल में जनता प्रसन्न और संतुष्टि थी। इस कारण युवा और वृद्ध दास स्वतंत्र भी थे। स्वतंत्र सभी ने इसकी मृत्यु पर काले वस्त्र पहन दुख प्रकट किया। ठीक है।
ये बात किसके लिए? काले वस्त्र पहन कर खिज्र खां के लिए। काला वस्त्र पहन के लोग खाजा खाया, इसे याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक माइंड मैप दे दे रहे हैं, जो भी लोधी शासक और जौनपुर शासक के बीच में युद्ध होते रहा है। 3 बार युद्ध हुआ है, 1 2 3। किसके किसके बीच में? लोधी शासक और जौनपुर शासक। पहला लड़ाई जो हुआ है बहलोल लोधी और महमूद शाह के बीच में, इस दोनों के बीच में संधि हो जाता है तो लड़ाई रुक गया। दूसरा लड़ाई फिर क्या होता है? बहलोल लोधी और महमूद शाह का बेटा जाता है हुसैन शाह टर्की, उसके बीच में। अब इस युद्ध में क्या होता है? हुसैन शाह टर्की हार जाता है। फाइनली इस युद्ध में जौनपुर को मिलाया और हुसैन शाह टर्की को बाहर कहाँ भेज दिया? ये चला गया बिहार। कहाँ चला गया? बिहार। और अपना बेटा जो बर्बक शाह था, जिसका पंगा होगा सिकंदर लोदी से भी, उसको जौनपुर का राज्यपाल बना देता है। फिर तीसरा क्या है? सिकंदर लोदी। अब तीसरा संघर्ष कब होता है? सिकंदर लोदी के समय। किसके साथ? हुसैन शाह। सिकंदर लोदी क्या के समय हुसैन शाह जो बिहार चला गया था, वो बिहार से ही जौनपुर पे आक्रमण करने के लिए, कब्जा करने के लिए विद्रोह कर दिया। अब हुसैन शाह को बिहार कहलगांव में, लेकिन क्या किया? कैंप पलट दिया। हुसैन शाह को बिहार कहलगांव में पराजित करके अब बिहार पर भी अब लोधी लोग क्या किया? कब्जा कर लिया। तो ये कहानी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हुसैन शाह 2 जगह आ रहा है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी के समय। बिहार पे फाइनली कब कब्जा किया? सिकंदर लोधी। और इस दोनों को तो पराजित किया ही है बहलोल लोधी, ठीक है। तो ये कहानी चलती है। अब ये तो मकबरा था ना, अब क्या था? कौन कहाँ का गवर्नर था, ये बोला था ना। कौन कहाँ का गवर्नर था? ऐबक कहाँ का गवर्नर था? लाहौर या फिर दिल्ली का? इल्तुतमिश बदायूं का। ये सब टीआरई में पूछा हुआ, यहाँ से सवाल पूछता है। इल्तुतमिश बदायूं या फिर बरन बुलंदशहर का, फिर समाना पंजाब का। बलबन हाँसी हरियाणा। कैसे याद रखोगे? बल है तो हंसेगा ही। अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत बार पूछा। कारा का पद प्राप्ति के समय, ठीक है ना। इसको कारा का सूबेदारी कब मिला? जब मलिक छज्जू का विद्रोह दबाया तो इसको कारा का सूबेदारी मिला। और जब देवगिरी का अभियान कर रहा था उस समय अवध का सूबेदार था ये, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी बलबन के समय समाना पंजाब का था, ठीक है। जीएसटी कहाँ का था? दीपालपुर का था। एमबीटी भी दीपालपुर, एफएसटी भी दीपालपुर पंजाब। सिकंदर लोदी हो या फिर बहलोल लोदी हो, ये दोनों सरहिंद पंजाब का था। तो फंसता है मामला कहाँ पे? याद नहीं रहेगा बच्चों को। ये बलबन का हाँसी वाला और ये करावद यहाँ पे हो गया। और ये इल्तुतमिश का बदायूं, यही टीआरई में पूछा था, बदायूं। फिर बरन का बुलंदशहर और समाना पंजाब। समाना पंजाब। हाँ, याद है जलालुद्दीन खिलजी को जो बलबन पहले कहाँ था? समाना पंजाब का था। कहाँ? बलबन के समय। लेकिन कैकू बाद इससे प्रसन्न होके आरिजे मुमालिक पद और आरिजे मुमालिक और शाइस्ता खां की उपाधि देता है और बरन का राज्यपाल बना देता है। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को, कैकू बाद। तो ये सब कहानी याद है, तो यहाँ पे नहीं फंसोगे। ये मकबरा वाला को होल्ड पे रखते हैं थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं फिर। अब कौन सा सुल्तान अपने फरमानों में अमीरों को मनसदे अली बोलता था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी बोलता था अपने सरदारों को मनसदे अली। बलबन को अपने सभी धर्मों को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्का पर क्या खुदवाना पड़ा? टीआरई पूछा है। नासिर आमिर उल मोमिन। इसका मतलब होता है वफादारों का सेनापति का सहायक। इल्तुतमिश भी खलीफा से मान्यता प्राप्त के बाद, याद रखें, इल्तुतमिश भी खलीफा से मान्यता प्राप्त के बाद नासिर आमिर उल मोमिन लेता है। नासिर आमिर उल मोमिन की उपाधि धारण करता है। लेकिन एमबीटी आमिर उल मोमिन, एमबीटी आमिर उल मोमिन और ये नासिर आमिर उल मोमिन, ठीक है, याद रहेगा। बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? बलबन जो था ऐबक का था कि इल्तुतमिश का? तो बलबन जो है ऐबक का गुलाम था। ये गुलाम वाला जो कहानी है, इसको थोड़ा एक बार में क्लियर करेंगे हम। ऐबक का नहीं, इल्तुतमिश का था, एक लाइन में करेंगे हम। आदमी को लगता है ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन, क्योंकि बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था, ठीक है। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी माना? तो अपने मरने से पहले बलबन ने कि कैकूबाद को ही बोला था, ठीक है, क्योंकि शाहजादा मोहम्मद बुगरा खां मर चुका हुआ था। अब यहाँ पे
बलबन को हटाकर किसने न्यायव्य मामलिकात पद पर बैठा? तो बलबन के समय ये जो सर्वोच्च प्रशासनिक पद था, तो बहराम साहब के समय 1242 में न्यायव्य मामलिकात का पद बनाया गया, लेकिन इमादुर रहमान से इसका पंगा हो जाता है, ये खुद न्यायव्य मामलिकात का पद बन गया। और आगे नासिरुद्दीन शाह के समय बलबन क्या बना? न्यायव्य मामलिकात उलगी खां का पद फाइनली नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय इसके यानी कि ये ससुर जी के समय मिला इसको। मोहम्मद जुनैदी वजीर बन गया। किशलू खाए को न्यायव्य हाजिब जो कि शिष्टाचार सिखाता। राय हैन को राय जी वकील बन गए। किशलू क्या बन गया? दरबारी शिष्टाचार। फाइनली नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय ही बलबन को वास्तविक शक्ति आया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद। क्योंकि इसके बाद पहला शिया वंश आ जाएगा कौन? शिया आएगा इसके, मतलब ये अंतिम तुगलक शासक था, इसी कारण इसको अंतिम तुर्क सुल्तान बोलते हैं। ठीक है। मामली का मतलब क्या होता है? ये माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान। ऐबक को दास्ता से मुक्त कब प्राप्त हुआ? ऐबक को दास्ता से मुक्त उसके राजरोहन के 2 साल बाद 1208 में। फिर भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता की शुरुआत वास्तव में इल्तुतमिश के समय हुई। तो आर के त्रिपाठी बोलता है, त्रिपाठी जी शुरुआती की बात बोलते हैं। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण किया? नहीं, बल प्रयोग से कहाँ, उसको सिंपली मिला था। दिल्ली के तुर्क अमीर और सैन्य अधिकारियों ने इसका चयन किया। बिल्कुल, इसका गुलाम था तो इसका चयन किया, बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार कब आक्रमण किया? सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए, तो 1221 में। रजिया ये इल्तुतमिश के समय हुआ था। ये भी जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते समय। रजिया के विरोधी आमिर गुट का नेतृत्व किसने किया? तो रजिया के विरोध में जो आमिर गुट बना लिए थे, तो उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद जुनैदी। याद है? मोहम्मद जुनैदी का पंगा हो जाता है रसिया से। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद का वजीर था। व्यापारिक चौकियों का सबसे पहला उल्लेख किसने किया है? व्यापारिक चौकियों का सबसे पहला उल्लेख मिन्हाज सिराज के तबकाती नासरी में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन कैसे याद रखेंगे लंबे समय के लिए? सिराज, तो सिराज, मोहम्मद सिराज जैसे याद करो। मोहम्मद सिराज जो खिलाड़ी है ना, तो चौकी पर बैठता था, चौकी पर बैठता था, फिर बड़ा क्रिकेटर बना। ये मोहम्मद सिराज जो खिलाड़ी है, बैट बॉल खेलता है, किस पे बैठता था? चौकी पे, फिर बड़ा खिलाड़ी बना। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आमिर हाजिब। आमिर हाजिब का पद पर रजिया ने किसे बताया? आमिर हाजिब, आमिर हाजिब मतलब दरबारी शिष्टाचार। ये जो इख्तियारुद्दीन एतगान, ये जो पहला अमीर हाजिब का मतलब वही ना होता है, दरबारी शिष्टाचार। पहला जो न्याय पे मामलिकात था उसी को बैठाए। कैसे याद रहेगा? आमिर शिकार भी थे इसको, लेकिन इसको इख्तियारुद्दीन एतगीन को आमिर हाजिब पर बैठाए थे। याद रहेगा? यही सब टीआरई में सवाल पूछेगा, याद करना ही पड़ेगा। सीआर सुन्नी के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके समय हुआ? रजिया के समय। लड़की विवाद करा दी। एफएसटी के समय भी हुआ था, लेकिन सबसे पहले। मध्यकालीन युग की महिला शासिका का नाम बताइए। एक तो रजिया सुल्तान है, रानी रुद्रमा देवी है जो अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा करती, ताराबाई है जो इसका औरंगजेब से संघर्ष हुआ, रानी दुर्गावती है, फिर से रानी मंगलम है, फिर चांद बीबी है, रानी अबका चोटी है। और जो चांद बीबी है, रानी अबका चोटा है, ये दोनों का पुर्तगाली से युद्ध भी हुआ था। इस सवाल में पूछा हुआ, चांद बीबी और रानी अबका चोटा पुर्तगाली से युद्ध। जिले अल्लाह उपाधि किसने लिया था? उपाधि लिया था जिले अल्लाह बलबन ने, लेकिन सिक्का पर क्या जिले अल्लाह कौन खुदवाया था? एमबीटी 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 एमबीटी। ठीक है, याद रहेगा। अब यह बुक कौन है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इलियट्स एंड डाउनसन नाम का बुक लिखा हुआ है। तो इंडियन का हिस्ट्री कौन पढ़ेगा? इडियट आदमी ही पढ़ेगा, इसे याद कराए थे। डाउनफॉल ऑफ हिंदू इंडियन, डाउनफॉल ऑफ हिंदू इंडियन, सीवी वैद। तो वैद आदमी का इससे भी क्या हो जाता है? डाउनफॉल हो जाता है हिंदू का। ठीक है ना, डाउनफॉल वैद है हिंदू का। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, तो फाउंडेशन कोर्स कौन करा रहे हैं मुस्लिम रूल का? तो हबीबुल्ला। ठीक है ना, प्रोफेसर जी। हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, जीसी ओझा, ओझा सर राजपूताना की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, त्रिपाठी से मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। तो याद हुआ? फिर से याद करा रहे हैं। कैसे याद कराए थे? हिस्ट्री इंडिया का कौन बताएगा? तो इडियट आदमी। डाउनफॉल हो रहा है हिंदू का, मतलब ये वैध बात है। फाउंडेशन है मुस्लिम रूल का कौन? प्रोफेसर बता रहे हैं।
राजपूत का हिस्ट्री ओझा जी बताएंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन त्रिपाठी जी बताएंगे। ये वाला याद कर लो। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, किसे? मलिक गाजी को, जानी को, मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, अली मर्दान की जगह मलिक जानी को नियुक्त किया था। बैटल ऑफ इछोरो, सबसे पहले किस सुल्तान ने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और वहाँ पे 2,000 तुर्क सेनापति को नियुक्त किया? तो सबसे पहले दोआब के आर्थिक समझने वाला कौन है? इल्तुतमिश है। वास्तविक शासक क्या है? तभी तो ये वास्तविक शासक बना, दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। तमीज ने किस सूफियों को पिता का कर संबोधित किया था? नाजुबुद्दीन नक्शबी को। नक्शबी को क्या बोला? पिता का कर संबोधित किया। नजीबुद्दीन नक्शबी, नजीबुद्दीन नक्शबी, नजीबुद्दीन नक्शबी। किस दिल्ली सुल्तानात के समय बौद्ध यात्री धर्म स्वामी ने नालंदा में यात्रा 1235 में किया? तमीज के समय। नालंदा में 1235, नालंदा में 1235 धर्म स्वामी। मिनहाज सिराज के बारे में किसने बोला कि उसके अनेक प्रशंसनीय गुण थे, तथापि वह क्रूर और रक्तपात करने वाले एक शासकीय गुण है? बहराम शाह के बारे में बोला कि उसमें बहुत सारा गुण है, तो बहराम शाह के बारे में बोला था। किसके बारे में? बहराम शाह के बारे में, बलबन नहीं, बहराम। ठीक है, बलबन तक तो मिनहाज सिराज पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही मर जाता। फिर से यहाँ पे इक़्तिदारों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1279 में किसने उत्तराधिकारी की किस अधिकारी की नियुक्ति की? ख्वाजा। ठीक है, तो ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? बलबन ने। कैसे याद किया था? बल से ख्वाजा खाओ भ्रष्टाचार खत्म होगा, बल से ख्वाजा खाओ भ्रष्टाचार खत्म होगा। उसके बाद है किसका कथन है? रजिया ने सिंहासन पर बैठने के बजाय चरखा संभालना चाहिए? ईसामी की। तो ईसामी भाई बोलते हैं ऐसा बात, तसामी को शर्म भी नहीं आ रहा ऐसा बात बोलने में? ऐसे याद कर सकते हैं। बलबन ने बंगाल में तुगड़ी खा के विद्रोह दबाने के जाते समय न्याय में गिबत यानी कि जो सुल्तान की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधि होता है, किसे नियुक्त किया था? तफक्रुद्दीन। कैसे याद करेंगे? फिलहाल फक करने जा रहा बलबन, फिलहाल फक करने जा रहा बलबन, तो फखरुद्दीन। बलबन के राजत शक्ति न्याय प्रतिष्ठा पर आधारित था, कौन बोला? आर के त्रिपाठी सर बोले, जो मुस्लिम स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम स्पेक्ट्रम। बलबन स्पेक्ट्रम मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखे थे। बलबन ने खुफिया कातिल बोला, किसने? बर्नी गड़िया बलबन को खुफिया कातिल बोला। अच्छा, ये सवाल अक्कर खां का विद्रोह किसके समय हुआ? तो अक्कर खां का विद्रोह हुआ, अक्कर नहीं है, किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अमीर खुसरो ने बर्नी से कितना साल बड़ा था? तो 32 साल बड़ा था। किस सुल्तान ने बोला कि अलाउद्दीन का साम्राज्य स्थायी नहीं है? शेख बशीर बोला कि ये जो अलाउद्दीन का साम्राज्य स्थायी नहीं, ये बवासीर है। फिर यहाँ पे बीबी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर सारा अच्छा बात कौन बोल रहा? अमीर खुसरो बोल रहा कि उसका राज कभी था, ऐसे युग कभी जीता, जो भी सब बात अमीर खुसरो बोलेगा। मध्यकाल में भारत का बौद्धिक इतिहास चिश्ती से, जबकि राजनीतिक इतिहास खिलजी से शुरू हुआ। मोहम्मद हबीब बोलेगा ये लाइन, कौन बोलेगा? मोहम्मद हबीब। हबीब 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 हबीब। किसने बोला कि अमीर को उनके इक्ताओं के एवज में ऋण? मुल्तान के व्यापारी शाह बहुत धनी हो गए, बर्नी बोला ये लाइन। कुछ कथन याद नहीं है। फिर से यहाँ पर है, सुल्तान की मूर्ति पर लोग काला कपड़ा पहने खिजर खा के फरिश्ता बोला था, ये कथन। फिर से सैयद महमूद शाह किसे खाना की उपाधि दिया? सैयद शासक महमूद शाह किसे खाना की उपाधि दिया? तो बहलोल लोदी को, क्योंकि ये मालवा के शासक के खिलाफ क्या किया था? इसको पुत्र भी कह के संबोधित किया था। मालवा के शासक के खिलाफ सहायता प्रदान किया था। यहया बिन समर हिंदी सुल्तान किसके संरक्षक में थे? तो मुबारक शाह के संरक्षक में, जिसे तारीख मुबारक शाही लिखा था। सैयद वंश का पहला शासक जिसे शाह की उपाधि लिया गया, तो मुबारक शाह महमूद शाह था। कौन था? महमूद शाह। मुबारक शाह होगा। मूव कैसे याद कर थे? मूव में मूव तो महमूद शाह बाद में आएगा, मुबारक शाह ना होगा पहला।
पहला शाह की उपाधि धारण किया और सुल्तान की भी उपाधि धारण किया। रैयत आला की उपाधि कौन लिया था? ये खिज्र खान, लेकिन हजरत आला शेरशाह। किस किस ने 2 बार राज्याभिषेक कराया था? तो एमबीटी 2 बार राज्याभिषेक कराया हुआ, एक तुगलकाबाद में फिर दिल्ली में। बहलोल लोदी, ये बहलोल 2 बार राज्याभिषेक कराया हुआ। अवस्थी ठट्टा सिंध में फिर दिल्ली में 1391 में, अगस्त मार्च या अगस्त में। औरंगजेब भी 2 बार, तो औरंगजेब भी 2 बार, एफएसटी भी 2 बार, बकलवा भी 2 बार, एमबीटी भी 2 बार। तुगलकाबाद में और फिर दिल्ली में। पहले तो तुगलकाबाद में ही करता है। तुगलकाबाद इसके बाप का बनाया गया था जीएसटी के द्वारा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम शिक्षा लागू किया कौन? एफएसटी लागू करेगा, एमबीटी नहीं मार देना यहाँ पे। एफएसटी फिरोज शाही क्या करेगा? व्यवसाय की बात करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए एमबीटी ने किस साल आयात निर्यात तट कर समाप्त किया? 1340 में। 40 काम 40 ये याद नहीं है, इसको याद करें। एमबीटी ने राजधानी को परिवर्तन योजना में उसके मंत्रियों द्वारा बहुमत से किस शहर को चुनने का प्रस्ताव रखा? एमबीटी जब राजधानी परिवर्तन कर रहा था तो बोला कि देवगिरी को नहीं, उसका लोग बोला कि उज्जैन महाकाल को राजधानी बनाइए, महाकाल के शरण में चल के चलिए राजधानी बनाइए तो आपको महाकाल सुरक्षा देंगे। जीएसटी के समय जूना खान यानी कि एमबीटी ने किसका नाम बदल के सुल्तानपुर रख दिया था? तो पता है कि जीएसटी के समय जूना खान एमबीटी ने आक्रमण किया था 1324 में। कब? 1324 में। 1324 में सबसे पहली बार वारंगल को ऐसा दक्षिण भारत का राज्य है जिसको अपने अधीन मिलाया था, तो वारंगल का नाम क्या कर रख दिया था चेंज करके? सुल्तानपुर। एफएसटी किसी सूफी संत से प्रभावित होकर सिंहासन रोहन के समय उसके दरगाह पहुंचा था? तो याद बकाए थे गज्जे शक्कर, बाबा फरीद और गज्जे सिकंदर, इससे प्रभावित होकर सिंहासन रोहन के समय पहुंचा था। संप्रदाय कब बनाया गया था? बहराइच के मुर्शिद ऐसे करके किसी और से भी मिला हुआ है एफएसटी, बहराइच के मुर्शिद गाजी ऐसे करके, तो मूसा वाला इसका विचार हो गया था, बहरीच के सलार के ऐसे कुछ करके संप्रदायवाद हो गया था। लेकिन सिंहासन होने के समय बोले तो गजे सिकंदर, बाबा फरीद। किस सुल्तान के बारे में बर्नी ने बोला कि सैनिकों के प्रति उसका प्रेम माता पिता जैसा था? जीएसटी के बारे में। बर्नी जीएसटी के बारे में क्यों तारीफ कर रहा भाई? बर्नी एक जगह तारीफ किया है, नहीं जीएसटी का। बर्नी एफएसटी का तारीफ करता है। फिरोज शाह तुगलक किस अभियान के बाद एक कहावत प्रचलित थी? देखो शेर पासा का कमाल, एक तुगलक मर गया दूसरे जरा संभल। सिंध अभियान के समय। एफएसटी का क्या है? एफएसटी का सबसे आखिरी अभियान कौन था? सिंध, जहाँ पे जाम बाबनिया को हराता है। ये एफएसटी का सबसे अंतिम अभियान है। किस लिए? कारण एमबीटी का बदला लेने के लिए, सिंध पर आक्रमण करने के लिए। तो एक कहावत हुआ कि देखो शेख पासा का कमाल, एक तुगलक मर गया दूसरा जरा संभल। मतलब एमबीटी इसी युद्ध में क्या हुआ था? मर गया था। अब एफएसटी को कह रहा है कि थोड़ा तू संभल। जाम बाबनिया को अधीनता स्वीकार कराने ठट्टा सिंह तग्गा में, तग्गा नाम के दास के खिलाफ गया था कौन? एमबीटी। किस सुल्तान ने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह पर यात्रा किया? तो सैयद सलार के दरगाह पर यात्रा किया था एमबीटी। जब एमबीटी ने राजधानी परिवहन एमबीटी बी से बहराइच, ऐसे याद करो, एमबीटी में बी से बहराइच, ऐसा एफएसटी नहीं मार देना, ठीक है। जब एमबीटी ने राजधानी परिवर्तन किया तो सबसे पहले कौन दौलताबाद गया? तो सबसे पहले उसकी माँ ही गई थी, मखदूम में जहाँ, जो एमबीटी की माँ थी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियाँ। ये दिल्ली सल्तनत का समुद्र ग्रुप कौन बना? लेन पुल। तो दोनों के मध्य पुल का काम करता है समुद्र ग्रुप, अलाउद्दीन खिलजी। लुई फोर्टीन, के.एस. लाल बोले लुई फोर्टीन इनको। एमबीटी की मृत्यु पर क्या क्या बोला गया? इसको पता ही है, एमबीटी की मृत्यु पर लोग बहुत गरियाए हुआ है। राजा को अपनी जनता को अपनी राजा से क्या हुआ? मुक्ति मिला। बदायूं बोला, कैसे याद रखें? तो एमबीटी को बददुआ जैसा ही बददुआ दे रहा बदायूं। मकड़ी ने किसरा का जाल तान दिए, बर्नी बोला। मकड़ी वाला बात कौन बोला? बर्नी। कैसे याद रखेंगे? तो बर्नी से मार मकड़ी को, बर्नी से हम लोग क्या करते हैं? मकड़ी को मार के हटाते हैं, जिसकी मृत्यु पे बोला था। दिल्ली के कोतवाल उल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को एक नया धर्म स्थापित न करने की सलाह दी थी।
और ना ही सिकंदर जैसे विश्व विजेता की सलाह दी। तो उसने किस बात की सलाह दी? अगर ये सब सलाह नहीं दिया तो क्या बात का सलाह दिया? तो वो दिया था मुल्तान के मार्ग को सुरक्षित बनाना। इसका मुल्तान के व्यापारी को अग्रिम धनराशि देता है अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा है हिंदुस्तान के सभी क्षेत्र पर नियंत्रण में लाना। बोला कि पूरा दुनिया छोड़ो, हिंदुस्तान ही अपने क्षेत्र में लो। मकड़ी वाला बात कौन बोला? बर्नी। बर्नी से मारो मकड़ी को। बदुआ कौन दिया? बदायूं। फिर से उसके बाद यहाँ पे कि सुल्तान के काल में फिरदौसी सूफियों का उत्पीड़न अपरांडन झेलना पड़ा। FST, क्योंकि FST कट्टर सुन्नी था। तो ये जो सूफी लोग हैं इसको परेशान करेगा। और FST किसी सूफी संत के दरबार पे नहीं जाता है, ये भी याद रखेंगे। यहीं से MBT जाता है सब पे, क्योंकि भले MBT भी फॉलो नहीं करता था सूफी परंपरा, लेकिन इनका आदर करता था। FST का किसी सूफी संत से नहीं है लगा उतना। स्वर्गगिरी, स्वर्ग दाढ़ी नामक शिविर के सुल्तान से संबंधित है। MBT बनाया। स्वर्ग का दरवाजा कौन बनाएगा? MBT बनाएगा, इसे याद करो। MBT का राजधानी परिवर्तन पर लोग का अलग अलग कथन है। बर्नी क्या कहता है कि साम्राज्य केंद्र होना। फिर बर्नी कहता है कि नगर पूरा उजड़ गया, कुत्ता बिल्ली भी सब भाग गया। इब्न बतूता क्या बोला है? इब्न बतूता बोला कि लंगड़ा को मार दिया गया, अंधा को घसीट कर दौलताबाद लाया गया, जहाँ उसकी केवल एक टांग पहुंची थी। ये बात कौन बोला? ये क्या बात बोला? बतूता। ये क्या बात बोला? बतूता। ये क्या बात बोला? बतूता। बर्नी फिर क्या कारण बताया? नहीं, तो ये है। तो बर्नी बोला था दो बात, नगर पूरी तरह उजड़ गया, कुत्ता बिल्ली वाली बात, सम्राट का केंद्र बनाना चाहता था। इब्न बतूता ही बोला था लंगड़ा कुत्ता वाला बात, ही सब ठीक है। ये क्या बात बोल दिया इब्न बतूता, ठीक है। MBT के बारे में, MBT जब सिक्का चला रहा है तो इसके ऊपर क्या क्या लोग क्या बोला था? बर्नी बोला कि सुल्तान विदेशी राज्य को जीतना चाहता है, ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। बरका विदेशी राज्य को जीतिए लेगा। नेल्सन ईश्वर थोपा क्या बोला? संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी थी। यहाँ पे वली और अमीरों के पद को किसने पृथक किया? MBT। तो कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक क्या है? MBT से मत बात कर वली, MBT से मत बात कर वली, क्योंकि वली और अमीर को आपस में अलग कर दिया। वली और अमीर को आपस में अलग कर दिया। MBT से मत बात कर वली, क्योंकि वली और अमीर को अलग कर दिया। MBT की घटना का वर्णन रूहेला इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका का था। किस भाषा में? अरबी में किया रूहेला की, तुर्की में नहीं। MBT के ऊपर कुछ कथन और भी हैं। दिल्ली सल्तनत के आर्द सुल्तान कौन बताया? बर्नी नहीं, FST के बारे में बताया। एल्फिस्टन बोलता है इसमें कुछ पागलपन के गुण अंश मौजूद थे, ठीक है। एक बात याद है, MBT के अपना सारे दिल का हाल बर्नी से बोलता था, इसका नदीम को उपाधि मिला हुआ इसको। श्रीवास्तव क्या बोले? विरोधी तत्व का मिश्रण मौजूद। स्मिथ भी बोलता है। आरसे मजूमदार क्या बोलते हैं? वह न पागल था, न रथ पिचासू था, न दैत्य था, लेकिन इसमें विरोधी तत्व का मिश्रण था। मजा आ गया सुन के। दोनों आदमी को विरोधी तत्व मौजूद था, वो पागल नहीं था। लेकिन बुजले है क्या बोलता है? दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला असाधारण शासकों में से एक बुजले है, ठीक है। क्रिस्टियन का कथन यहाँ पे प्रमुख है। फिर यहाँ पे BPSC एसओ में पूछा गया किस किस मध्यकालीन शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है खुद? तो बाबर। बाबरनामा तुर्की भाषा में, जहांगीर तुझके जहांगीरी, FST फटवात फिरोजशाही, दोनों फारसी भाषा में। लेकिन तारीख फिरोजशाही बर्नी की आत्मकथा नहीं, ये फिरोज शाह की आत्मकथा नहीं है, बर्नी लिखा है। फिर यहाँ पे सियार उल अराफिन के लेखक फारसी विद्वान शेख जमाली, जिसे दूसरा खुसरो बोला जाता है, किस सुल्तान का संरक्षण प्राप्त था? सिकंदर लोदी। तो सियार एक नाम का एक आदमी था जिसको दूसरा खुसरो बोला जाता है, शेख जमालिन। सियार के लेखक शेख जमाली, सियार सिकंदर जमाली, सियार सिकंदर जमाली। अच्छा यहाँ पे देखो, ठीक है। सिकंदर लोदी के वजीर, ये सवाल पूछा। सिकंदर लोदी का एक वजीर था, आपको याद ही है, मियाँ भूबा, जिसने मोट मस्जिद का निर्माण किया था। तो मियाँ भूबा द्वारा संस्कृत के किस विषय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कर मदन ए शिफा सिकंदर शाही किया गया? तो पता है, आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर लोदी 3 बुक लिखा था। तिब्बती सिकंदरी, लजत सिकंदरी
फ़कर सिकंदरी, इस सब का जो अनुवाद कर रहा है संस्कृत में उसका वजीरी कर रहा है मियाँ बुआ। ठीक है, और ये औषधि से संबंधित बुक था। मियाँ वजीर जो था मियाँ बुआ यही अनुवाद कराया था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये पूछा गया था भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा किसका है। तो पहला अष्टकोणीय मकबरा है खाने जहाँ तेलंगानी का, जो इसको मलिक मकबूल भी बोलते हैं। खाना जहाँ तेलंगानी को, ये एफएसटी का वजीर था। मलिक मकबूल किसका वजीर था? एफएसटी का। एफएसटी नहीं, एफएसटी का जितना भी सैन्य अभियान होता था इसी के मदद से होता था, खाने जहाँ तेलंगानी के मदद से। ठीक है, बाद में आपको याद रखेंगे सिकंदर लोदी का भी जो मकबरा है वो भी अष्टकोणीय मकबरा है। के सुल्तानों ने मुक्ति और वली का काम अलग किया। मुक्ति और वली का काम अलग करेगा कौन? एमबीटी। कौन करेगा? एमबीटी। बताए थे मत बात कर, एमबीटी से मुक्ति और वली को अलग कर दिया। मुक्ति मतलब होता है सैनिक, वली मतलब होता है जो राजस्व वसूली का काम है। ठगों का दमन किसने किया? एफएसटी की जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने, लेकिन चाचा क्या है? खुद ठगा गए। ये खुद ठग का दमन किया लेकिन खुद ठगा गए। ठीक है, किससे? भतीजा से। फिर यहाँ पे मवाजिब। मवाजिब का मतलब क्या होता है? सैनिकों का नगद वेतन जो दिया जाता है ना उसको मवाजिब बोला जाता है। मजलिस खलवत क्या है? मजलिस खलवत। मजलिस खलवत क्या है? सुल्तान का एक परामर्शदात्री संस्था है मजलिस खलवत। मवाजिब का मतलब सैनिक को नगद वेतन। किसने आमिर ए सदा की स्थापना किया, जो प्रशासनिक संगठन था जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता और सैन्य अधिकारी होते थे? इसको रटो, आमिर ए सदा, ये याद नहीं है, एमबीटी। आमिर ए सदा, अमीरान ए सदा, एमबीटी। सल्तनत काल का सर्वोच्च अधिकारी न्यायवी ममालिक था, याद रहेगा। जवाबित मतलब राज कानून होता है। जवाबित मतलब राज कानून। अभी ऊपर पढ़ा है मवाजिब मतलब सैनिकों का नगद वेतन। सबसे पहले इक्तदारी व्यवस्था लाया किसने? मोहम्मद घुरी अच्छे तरीके से इल्तुतमिश। बंद किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। सर्व कर लगाया था जल आपूर्ति पे, जैसे हक के सर 10%। एफएसटी। अलाई दरवाज़ा सुंदर नाग है, किसने बोला? मार्शल ने। मार्शल ने बोला इसको मार मत, ये सुंदर नाग है। अलाई दरवाज़ा कहाँ जाने का प्रवेश द्वार है? कुतुब इस्लाम मस्जिद का नहीं, अलाई दरवाज़ा वही बना हुआ कुतुब मीनार परिसर का दरबार है। हजार स्तून महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। श्री फोर्ट बनाया था, वहीं पे हजार स्तून महल भी बनाया था। श्री महल में ही हजार स्तून महल भी बनाया था। प्रथम अष्टकोणीय मकबरा कहाँ है? मकबूल तेलंगानी, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा है। तुर्के चाह एफएसटी द्वारा बनवाया गया। तुर्के चाहलगानी का सबसे पहला उल्लेख किसमें मिलता है? तो इशामी के फतवात सलातीन में। इशामी के फतवात सलातीन में तुर्के चाहलगानी का मिलता है। इसका ट्रिक क्या है? शामी की फुआ चली। शामी मोहम्मद जो शामी है, शामी है मोहम्मद शामी। शामी की फुआ चली, शामी की फुआ चली। शामी से इशामी, फुआ से फतवात सलातीन, चली से तुर्के चाहलगानी। शामी की फुआ चली, शामी की फुआ चली। बिहार का सबसे पहला उल्लेख मिनहाज सिराज के तबकाते नासिरी में। किसमें? तबकाते नासिरी में। मुशरिफ मुमाली का मतलब महालेखाकार। नानकार अबंद का मतलब लगान मुक्त भूमि। लगान मुक्त भूमि है। अमीर आखुर, ये जो अश्वशाला के प्रधान को अमीर आखुर बोलते हैं। सरे जानदार, जान सुल्तान का अंगरक्षक। सरे जमादार, सुल्तान का वस्त्रों का प्रबंधक। बिना वजीर के राजत्व क्या व्यर्थ है? राजत्व पे सबसे अधिक कौन बोला है? बर्नी ही बोला है, क्योंकि वही बताता है। राजत्व हो गया, वजीर, इस सब पे क्या बोला है? बर्नी ही बोला है। बर्नी फतवा है जहादारी में राजनीतिक दर्शन देता है, अपना पॉलिटिकल फिलॉसफी। मैंने अपना समस्त राजस्व सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च किया, कौन बोला? बलबन बोला। खिलजी भी करता है लेकिन बलबन भी करता है मंगोल के खिलाफ। सल्तनत काल में बंगाल और गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये सोना वोना की चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन दिल्ली का आसपास का क्षेत्र कागज के लिए किसका अवशेष किस पे है? तब याद करा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो है जैन मंदिर और हिंदू मंदिर पर है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो संस्कृत पर है। ऐसे भी संस्कृत हम लोग क्या करते हैं, अढ़ाई दिन में पढ़ के एग्जाम में पास कर जाते हैं, इसे याद कर सकते हैं। उखा मस्जिद मुबारक शाह बनाया, मुबारक हो। मूर्खा उखा मस्जिद बनवाया। किला राय पिथौरा
के पास इल्तुतमिश बनाया। अराइजिंग का चोपड़ा अबू बकर। मिनहाज ने सिराज की तबकात नासिरी में कितना अध्याय है? 23 में 23 अध्याय है। एमबीटी के पास भी 23 प्रांत था। फिर से बुक है द वार एंड द हॉर्स ऑफ द एलिफेंट, कौन आया था? हॉर्स और एलिफेंट से शाइमन आया था। डिग्वी भारत, इसे याद कर सकते हैं। दरिया फिरोज शाही किस पर बुक है? नक्षत्र पर बुक है। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था पर किसने लिखना? इब्न बतूता। सिक्कर जंजीर वाला बात। आय व्यय का ठीक रखने का जिम्मेदारी किसका? मजमुआदार का है। एफएसटी को सुल्तान बनाने में किसका प्रमुख भूमिका था? तो चिराग देहलवी। ये जो एक सूफी संत थे चिराग देहलवी, जो एफएसटी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफएसटी को सुल्तान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाया। ये जो चिराग देहलवी है, आपको याद है, ये वही चिराग देहलवी जो एमबीटी का क्या करता है? एक सूफी संत एकमात्र है जो एमबीटी का क्या करता है? विरोध। ठीक है। एफएसटी के समय हुआ विद्रोह। एफएसटी के समय कटेहर का हुआ विद्रोह। ठीक है। फिर गुजरात का विद्रोह हुआ, इटावा का हुआ। अब यहाँ पे किसका नाम क्या था? बचपन का नाम किसका क्या था? अमीर खुसरो का नाम था अबुल हसन यामुद्दीन मोहम्मद। एक तो याद रखना अबुल हसन भी, यामुद्दीन भी याद रखना, ये टीआरई का सवाल पूछा हुआ है। इल्तुतमिश का नाम क्या है? शमसुद्दीन, ये भी पूछा। बहराम शाह का नाम क्या था? मुजोयुद्दीन। इसका नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका नाम था अबुल हसन यामुद्दीन मोहम्मद। अमीर खुसरो का नाम था। बलबन का नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन बहाउद्दीन। उलग खा भी नाम था, उल्गू खा। रजिया का नाम जलालत उद दीन। जलालत उद दीन कैसे याद करोगे? तो रजिया को क्या कर किया जाता था? जलील किया जाता था दिन में भी, कि तुम महिला हो, तुम महिला हो। हुमायूं नासिरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का नासिरुद्दीन मोहम्मद। अलाउद्दीन खिलजी का अली कुर्सा है। जलालुद्दीन खिलजी का मलिक फिरोज। ये जो चाचा है उनका नाम मलिक फिरोज था। जीएसटी का नाम गाजी मलिक। एमबीटी का नाम जूना का उल्गू का ही तो है ही। साथ ही एमबीटी का एक नाम और था, दो नाम और थे, एक मलिक फ़खरुद्दीन, नाम में फ़ख है तो फ़खरुद्दीन हो गया। एक फ़खरुद्दीन नाम का और आदमी था जिसको बलबन अनुपस्थिति में बंगाल विद्रोह के दौरान बैठाया था। लेकिन एमबीटी किस नाम से सत्ता ग्रहण किया? सत्ता के ग्रहण करते समय किस क्या नाम था इसका? अबुल मजाहिद। तो एमबीटी का नाम हमको याद नहीं है, इसलिए याद रखिएगा मलिक फ़खरुद्दीन और अबुल मजाहिद। मलिक फ़खरुद्दीन अबुल मजाहिद। सिकंदर लोदी का नाम क्या था? निज़ाम खां। सिकंदर लोदी का नाम क्या था? निज़ाम खां। अबुल मजाहिद याद रहेगा। अच्छा, ये सब सवाल तो हो ही गया है। बलबन ने कहा कि राज्यपाल को दासों के प्रति क्रूरता के लिए दंड दिया। अवध के राज्यपाल को और बदायूं के राज्यपाल को बकबक को। ठीक है। किसने रजिया के सिंहासन पर बैठते समय विरोध किया? रजिया का विरोध किसने किया था? जुनैदी। जुनैदी जुनून में आ गया कि हम महिला के अंदर नहीं रहेंगे। एफएसटी ने एमबीटी को कौन सा पद दिया था? तो एफएसटी एमबीटी को दिया था, एमबीटी को कौन सा पद दिया था? कि एफएसटी ने एमबीटी को थोड़ी देगा। एमबीटी ने एफएसटी को कौन सा पद दिया था? आमिर हाजी, शिष्टाचार वाला। अच्छा, यहाँ पे सवाल आएगा किसने हिंदू सरदारों जैसे राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय त्रिलोकच को अपने दरबार में शरण दिया? बकलोल लोधी को दिया, बकलोल लोधी। जो राय नाम सब है ना, इसी से पकड़ा जाएगा कि राय जी क्या होता है? बकलोल। तो बकलोल को शरण कौन देगा? बकलोल लोधी। तो ऐसे याद कर लेंगे। निज़ामुद्दीन जुनैदी, ये सब हो गया। मलिक फ़खरुद्दीन, अबुल मजाहिद। ठीक है, इतना सारा याद हो गया, सब चीज़ हो गया। जय माता दी।